हाय गाइस। एक नया चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड मानव विकास और कल्याण। ये चैप्टर आप लोग को थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का लगेगा। इसलिए डिफरेंट लगेगा क्योंकि ये चैप्टर में ऐसा है कि आपको लग रहा है कि बहुत सा चीजें आप जानते भी हैं और हमेशा सुनते भी हैं, लेकिन एक हमेशा वो कंफ्यूजन पैदा है। इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें अलर्ट रहना होगा। डेटा चूंकि ज्यादा है, खासकर इकोनॉमिक सर्वे का लिया गया है डेटा सर, तो इस कारण जो है सो आपको थोड़ा सा, क्योंकि डेटा बेस भी ज्यादा है और कंसेप्ट बेस, तो दोनों चीज ये लेके चलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि और चूंकि टर्म्स ऐसा टर्म्स नहीं है जो आप नहीं सुने, हमेशा सुने, लेकिन वो हमेशा आपके लिए कंफ्यूजिंग रहता है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा इसको डिफरेंट टाइप से लेकर बात करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कल्याणकारी राज। तो कल्याणकारी राज कहते किसको? तो कल्याणकारी राज वो होता है या ऐसी शासन व्यवस्था जहां सरकार अपने नागरिकों के मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी। ये सिंपल डेफिनेशन। एक ऐसा स्टेट या ऐसी गवर्नमेंट जो अपने नागरिकों के लिए मिनिमम जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है, ताकि वहां का हर नागरिक को इतना मिले जो आसानी जी सके, कम से कम उसको सोशल सिक्योरिटी मिले, और साथ ही साथ जो है सो उसका जो आर्थिक न्याय है उस पर भी कोई असर, उसको अच्छा से उसको सुनिश्चित किए। इसमें सबसे बड़ी चीज है, कॉमन जो इम्पोर्टेंट गोल होता है समाज का वल्नरेबल वर्ग का। हर समाज में वल्नरेबल वर्ग यहाँ पर यूज किया जा रहा है, कमजोर वर्ग। वो किसी भी जाति के हो सकते हैं, किसी भी कास्ट के हो सकते हैं, किसी भी रीजन के हो सकते हैं, किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं। वहां डिस्टिंग्विश नहीं कहता, सिर्फ कमजोर वर्ग, चाहे कोई भी हो, जो कमजोर होगा उसको हम लोग वल्नरेबल में डालें। हो सकता है सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड हो सकता है इकोनॉमिक रूप से काफी बैकवर्ड हो सकता है रिलीजन में काफी, या कोई रीजन, सर्टेन रीजन जो बहुत ज्यादा वीक हो। तो अगर वही सब चीजें हमारे चीजें, ये फिलॉसफी जो है सो लेजर फेयर, ये एक, जब आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पढ़ते तो वहां पे क्या था कि उस इकोनॉमी में मेन चीज यही था कि सरकार का हस्तक्षेप नहीं। लेकिन ये जो है सब बिल्कुल इसके विपरीत है, और यहाँ पर सरकार का पूरा हस्तक्षेप होता है, अपने नागरिकों को पूरी आजादी भी देता है और सुरक्षा भी। मुख्य विशेषता वही सब आएगा, जैसे आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को कम करना, खासकर जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास, पेंशन, ये सारी जो है सो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ऐसे में कि हमें शिक्षा भी देना है लोगों को, स्वास्थ्य भी, हेल्थ केयर ध्यान देना है, और आवास भी जिनके पास नहीं है, और जो लोग सामाजिक रूप से या सोशली ऐसे पर्सन जिनको कोई देखने वाला कोई नहीं है, उनको पेंशन की व्यवस्था करें, ताकि वो कम से कम अपना जीवन यापन कर सके। जैसे आप वृद्धजन मांग सकते हैं, आप विधवा को भी जोड़ सकते हैं उसमें। तो ऐसे ऐसे वर्ग के लोग जिसको कोई देख नहीं रहा है, उन लोग के लिए ये सारी व्यवस्था करना सरकार। इसमें एक आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी का मतलब ये होता है क्या है कि सरकार को पैसा चाहिए, कोई काम करने के लिए पैसा चाहिए, तो क्या करती है, एक जगह से पैसा लेती है, दूसरी जगह पैसा देती है। तो इसलिए अमीरों पर टैक्स लगाया जाता है, और गरीबों को उसमें से, और गरीबों पर कम टैक्स लगाता है, और जहाँ जरूरत होती है वहां पर साथ ही साथ बहुत बार उनको सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से भी धन का वितरण किया जाता है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारा जो जो मेरे यहाँ जो चल रहा है, खासकर भारतीय संविधान की अगर बात करें, तो यहाँ पर एक तरफ सरकार, हम यहाँ की आम जनता को या जो भी यहाँ के नागरिक है, उनको हम मौलिक अधिकार देते हैं, जो हमारा संविधान का पार्ट है। और उसके साथ साथ सरकार को ये भी देते हैं, अधिकार दिया गया है कि वो ये देखे कि कोई भी आदमी जो है सो चूके नहीं, उसको जो है सो सही दिशा में, उसको सही ढंग से उसको मदद किया। कई बार इसमें जो है सो विवाद हुआ। अब हम किसी को अगर मदद करने जा रहे हैं, तो किसी ना किसी का तो कुछ ना कुछ छीनेगा। जैसे मान लीजिए अगर जॉब अपॉर्चुनिटी, अगर हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो किसी ने को तो
कोई तो आदमी हैम्पर तो होगा। तो यहाँ पर एक बीच में ये ऑलवेज इस संविधान का पार्ट है, यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस चीज पर एक्सप्लेनेशन भी दिया है और अपना कमेंट भी दिया है। कहा है क्या कि सरकार को क्या करना चाहिए, ये भी देखते हुए कि समाज का उत्थान भी करना है, समाज के सभी वर्गों को लेकर चलना है, लेकिन ये भी ध्यान रहे कि वो जो है सो अ, आम लोगों का अधिकार भी न छीने। यही कारण है कि हमारा जैसे रिजर्वेशन पॉलिसी में जाते हैं तो 50% एक लगाया गया कि रिजर्वेशन आप 50% से ज्यादा नहीं कर सकते। तो ये सारे चीजें ऐसी हैं जो बताता है कि हमको दोनों को बैलेंस बनाकर चलना है। दूसरा चीज, कल्याणकारी योजनाओं को कानूनी अधिकार दिया जाए। कल्याणकारी योजनाओं को कानूनी अधिकार का मतलब ये होता है कि लीगल अगर उससे हमको वंचित कर दिया जाएगा तो आई कैन फाइट फॉर दैट। अगर आवास मिलने की श्रेणी में मैं हूं और मुझे आवास नहीं मिल रहा है किसी कारण से, तो हम उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। एक ठीक है, वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारे संविधान का कुछ आधार है, कुछ जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में दिया गया है, और साथ ही साथ प्रियम्बुल में भी कहा गया है न्याय चाहिए किसके साथ, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय चाहिए का हमारा लक्ष्य है। कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है डीपीएसपी का, जिसमें आपका जैसे आर्टिकल 38 हो जाता है, आर्टिकल 39 होता है, आर्टिकल 41 होता है, आर्टिकल 42 होता है और आर्टिकल 47। आर्टिकल 38 क्या कहता है, लोक कल्याण की अभिव्यक्ति, प्रमोट वेलफेयर और असमानताओं को कम करो। समाज में जो असमानता, क्या बहुत तरह की असमानता है, एक तो कह सकते हैं कि जो अमीरी गरीबी की असमानता है। दूसरी बात है कि कुछ लोग प्रिविलेज हो जाते हैं, कुछ लोग प्रिविलेज नहीं होते हैं। तो ये सारे जो हमारे यहाँ जो असमानता है, इसको कम करना जो है सो यही था हमारा। और इस कारण क्या होगा कि लोक कल्याण को या लोगों के कल्याण को प्रमुख। तीसरा कह रहा है कि आर्टिकल 39 आजीविका का पर्याप्त साधन, और आजीविका का पर्याप्त साधन कहने का मतलब ये कि ये जो है सरकार की जिम्मेवारी होती कि जो लोग उसके यहाँ रह रहे हैं या जो उस क्षेत्राधिकार में लोग हैं, उनको कम से कम रोजगार के लिए कुछ ना कुछ उनको मिले। नहीं तो आदमी पैसा नहीं मिले तो जिएगा कहाँ से। जो नहीं कि सबको प्राइवेट कंपनी नौकरी दे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की होती है कि लोगों के लिए जीविकोपार्जन का उपाय करे। सरकारी नौकरी के साथ साथ जैसे सरकार बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाती है जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती या कोई नौकरी नहीं है, कोई जीविका का साधन नहीं है, तो इस कारण जो है उसको रोजी रोटी कम से कम मिल जाता है। जैसे आपका मनरेगा 100 डेज की गारंटी देता है, 100 डेज कम से कम काम देंगे हम आपको, या तो नहीं मरने देंगे। उसी प्रकार इसमें आता है समान कार्य के लिए समान। बहुत बार क्या होता है, पहले ही चलता था कि औरत के लिए अलग है, मर्द के लिए अलग है ना। तो कह रहा है कि अगर एक टाइप का वर्क है तो लोगों को इक्वल पे फॉर इक्वल। आर्टिकल 41 कहता है काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, राइट टू वर्क एंड एजुकेशन। जैसा कि आपको मालूम है कि अब जो है सरकार 6 से लेकर 14 वर्ष के लोगों के लिए, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा जो है फ्री कर दिया है, कंपलसरी भी कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो है जो पहले 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए आंगनबाड़ी केंद्र खोल दिया गया, ताकि आपको वहां पर भी शिक्षा के साथ साथ पोषण भी मिलेगा। जो 47 को ऐड के 47 को कवर करता है, पोषाहार स्तर, जीवन के स्तर को ऊंचा उठाना। यही कारण है कि हमारा जो है 0 से 6 वर्ष के लिए तो आपको आंगनबाड़ी केंद्र हो गया, और 6 से ऊपर जो स्कूल में जाइए तो वहां पर आपका मिड डे मील। आर्टिकल 42 कहता है क्या कार्य के न्याय संगत और मनोवंचित दशा है, मैंने कार्य एक वर्किंग कंडीशंस प्रेजेंट। बहुत बार हम काम करने के लिए जाते हैं और हमारे पास जो है काम करने के लिए सही कंडीशन ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो कि महिलाएं जा रही है दिन भर, उनको सुबह से शाम तक, और देख लो कि अगर वहां पे कोई शौचालय नहीं,
तो बताओ महिलाएं कैसे करें? क्या तो होगी है? बहुत सी महिलाएं ऐसी जिनके पास बहुत छोटे बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को लेकर नहीं जा सकती, वो अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती। तो इस पर जो है सो सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल जो है सो आपको गाइडलाइन चल रहा है, और लगातार मॉनिटरिंग चल रहा है कि महिलाओं के लिए वो गाइडलाइन निकाला है कि किसी भी ऑफिस से महिलाएं हैं काम कर रही हैं, तो उनको ये फैसिलिटीज वहां देना मजबूरी है उस इंस्टीट्यूशन की। ठीक है, ये सारे के सारे चीजें जो है सो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एटलीस्ट आर्ट के लिए पूछा जा सकता है, हालांकि अ, सबसे थोड़ा कम ही पूछा जाता है, बट लेकिन दीज आर थिंग अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत, खासकर जब आप मेंस की तैयारी कीजिए तो वहां पूछ सकते हैं। वही जो बात कर रहे थे, प्रमुख कल्याणकारी योजना, कल्याणकारी योजना, जैसे बगैर वेलफेयर स्कीम क्या क्या सुविधा चला रही है, इसमें जरूरी है कि इसमें आपको क्या है, और उसके साथ साथ जो है सो एक क्रोनोलॉजी ऑर्डर पता होना चाहिए कि कब ये लागू। जैसे मनरेगा 2005 में काम का अधिकार, राइट टू वर्क, ग्रामीण परिवारों को 100 दिन की रोजगार। एनएफएस खाद्य सुरक्षा इसमें 2013 में लागू हुआ था। 67% जनसंख्या को कवर कर रहा है। 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए मोटा अनाज। अभी हालांकि 2028 तक जो है सबको फ्री कर। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा, जैसे आपको मालूम है कि अभी जो है सो बहुत से गरीब लोग का इसलिए उनका इलाज नहीं होता है, बस पैसे नहीं। तो सरकार ने क्या किया है, बहुत हॉस्पिटल को टैग किया है, और जितने भी गरीब हैं उस सबको जो है सो एक जैसे 5 लाख का बीमा करा दिया है कि आप 5 लाख तक आपका इलाज कर कीजिए तो आपको पैसा नहीं। आवास योजना, हाउसिंग फॉर ऑल, मतलब कि ज्यादातर देखा जा क्या जाता था कि लोग उसके मकान में या कहीं कहीं भी इस सड़क किनारे कहीं रह रहे। तो ऐसी बात है कि कभी आग लग जाता था, कभी खा दिया जाता था, कि लोग जिसका उनको उनकी जिंदगी जो है बद से बदतर हो जाती। तो सरकार ने इसलिए कहा कि नहीं, जिनके पास घर नहीं है हम सभी को घर, ये 2015 में लॉन्च किया। आरटी एक्ट, शिक्षा का अधिकार जो हुआ 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य से। तो आपको जरूरी है कि ये आपको एक क्रोनोलॉजी ऑर्डर के साथ साथ जो है सो ये याद भी रखना पड़ेगा क्या चीज। और आगे बढ़ते कुछ और योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो वित्तीय समावेशन का है। मतलब कि हम जो है, चूंकि सरकार ने क्या देखा कि बहुत सारे बिचौलिए इसमें आ रहे हैं, हम जो कल्याणकारी योजना जो देते हैं उसमें जो राशि जाती है वो वहां तक नहीं पहुंच पाती है। तो सरकार ने कहा कि नहीं, अगर हम सीधे उनके अकाउंट में देंगे तो जाहिर सी बात है कि पैसा सीधे उनको मिलेगा। इसके लिए उन्होंने क्या आदेश दिया कि अब जीरो बैलेंस पे अकाउंट, जबकि बैंक कहता था हम जीरो बैलेंस पे अकाउंट नहीं खोलेंगे, लेकिन ताकि नहीं, जीरो बैलेंस पे अकाउंट, जिससे सरकार को सब पैसा देना था डायरेक्ट। जैसे जनधन और आधार मोबाइल, ये तीन मिलाकर जो है ट्रिनिटी करते हैं, जैम ट्रिनिटी, तीनों का संगम होगा तभी पैसा जाता है। जनधन हो गया, मेरे अकाउंट नंबर चाहिए, आधार चाहिए और मोबाइल, तब जाकर उनको पैसा ट्रांसफर आसानी से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में शुरू किया गया था। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि मुफ्त का लकड़ी नहीं मिलती है, बरसातों में बहुत दिक्कत होती है, गोईठा नहीं मिलता, तो बहुत सारी चीजें होती है। इस सरकार की योजना चली, फिर देख लेना। आईसीडीएस बात हो चुकी है, 175 का स्कीम है। पोषण अभियान 2018 का है। मोड अप्रोच टू कम्बैट स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन और एनीमिया, कुपोषण मुक्त भारत बनाना जो है भारत का लक्ष्य है। इसलिए जो है सो खासकर जो है सो पोषण पे बेसिकली ध्यान दिया। ये कुछ कल्याणकारी योजनाएं थी। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ उसका ईयर आपको पता है, क्योंकि अगर ये पूछ जाए कि कौन पहले कौन बाद में, वहां पर आप कंफ्यूज। अगर हम बिहार स्पेसिफिक की बात करें तो बिहार स्पेसिफिक जैसे कि 7 निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2 है, आगे भी देखेंगे इस पे क्या है। तो 7 निश्चय पार्ट 1 2015 में था, और 7 निश्चय पार्ट 2 हमारा 2020 में। बिहार का यूनिक डेवलपमेंट ब्लू प्रिंट, खासकर जो है सो यूथ, रूरल और रूरल, मतलब कि जो यंग है
जो महिलाएं हैं और ग्रामीण आबादी पर यहाँ पर विशेष जो उनके विकास के लिए ब्लूप्रिंट है। अब है जैसे कि आपका मुख्यमंत्री कन्या उत्थान, तो कन्या ये सब बिहार का स्कीम है। 2018 में लॉन्च किया गया था ट्रेडिशनल कैश ट्रांसफर स्कीम प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड फ्रॉम बर्थ टू ग्रेजुएशन। जो बच्चियां पैदा होती हैं उनको जन्म से लेकर ग्रेजुएशन होने तक का एक फाइनेंशियल यानी कि सपोर्ट सिस्टम है। जीविका आजकल के जमाने में बिहार की पहचान बनी हुई है, जिसके कारण बहुत सी महिलाएं जो है सो हमारे क्या हो जाए आत्मनिर्भर हो जाए, सेल्फ सफिशिएंट होती जा रही है, ताकि जो है सो अपनी जीविका के उनको सोचने की हर घर गंगा जल, सबको स्वच्छ पानी मिले, पीने का पानी मिले, इंश्योर ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी बाई सप्लाइंग ट्रीटेड गंगा वाटर टू वाटर एस्केयर डिस्ट्रिक्ट। बहुत सारे ऐसे हमारे जिला है जहाँ पानी की सपहुँच नहीं। अभी देखें गंगा जल को राजगीर में लेके आ गया, और ऐसे ये इंटरलिंकिंग काफी स्कीम्स हमारे चल रहे हैं। ये 2022 का स्कीम। तो यहाँ पर आपने ये पूरे के पूरे अगर कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट की हम बात करें तो पहले यहाँ पर जान लेना कल्याणकारी योजना क्या, कल्याणकारी क्या है। कल्याणकारी स्टेट उसको कहते हैं ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ सरकार अपने नागरिकों के मिनिमम स्टैंडर्ड समाज सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहता है। बाकी जो है सब मुख्य विशेषता सोशल जस्टिस होता है, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज की है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिसीज वगैरह ये सब चीज ध्यान दे। इसका संवैधानिक कंस्टिट्यूशनल आधार होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी या प्रियम्बल में इसका स्पष्ट दिया हुआ है। ये सारे आर्टिकल से 38, 39, 41, 47। कुछ कल्याणकारी योजनाएं हैं जिसके बारे में फोकस करना है। मनरेगा हो गया, खाद्य सुरक्षा हो गया, आयुष्मान भारत है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, आरटी एक्ट है, प्रधानमंत्री जनधन योजना है, पीएम उज्ज्वला योजना है, आईसीडीएस और पोषण। ये सारे हमारे केंद्र से संचालित। कुछ बिहार की योजनाएं की बात कर ले तो 7 से पार्ट 1 और 7 से पार्ट 2। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जीविका और हर घर गंगा, ये सारे के सारे स्कीम्स हैं जो आपको वेलफेयर स्कीम के इस पर थोड़ा सा आपको बता दें। अब दूसरा एक टॉपिक है जिसपे हम लोग बात करते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ समावेशी विकास, ऐसे विकास जो समाज के सभी वर्गों तक लाभ पहुंचाए, खासकर जो है वंचित है। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ लोग बहुत आगे चल गए, कुछ लोग काफी पीछे। तो इसलिए ये टर्म आया इंक्लूसिव समावेशी विकास, जिसमें कि सरकार ये देखेगा कि हम विकास तो कर रहे हैं, सही बात है, लेकिन हम कमजोर वर्ग जो है, वंचित वर्ग जो है, उसको हम ऐसा नहीं उसको भूल नहीं चाहिए। तो ऐसे विकास जो समाज के सभी वर्गों को तक लाभ पहुंचाए। इसमें क्या है, जैसे कि फाइनेंशियल इंक्लूसिव का सेम मतलब सबको जो है जनधन या यूपीआई आप देखते हैं, जैसे कि आज के डेट में अब सबके पास जो है पैसे रहते हैं। जनधन योजना सभी के पास पैसे आते हैं, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे राशन वाला हो, चाहे जो भी आपके, चाहे ठेला वाले वेंडर, हमारे बहुत सारे ऐसे वर्कर हैं जो डेली खाते हैं कमाते हैं, है ना। आज उनके पास भी जो है सो बैंकिंग सिस्टम है, क्योंकि उनका अकाउंट जीरो बैलेंस पर खुलता है, सरकारी पैसा देती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है उन लोगों को कि अब ये जो है सो हमारा फाइनेंशियल सोशल सिक्योरिटी, खाद्य सरकार बोले कि हम किसी को भूखे नहीं मरने देंगे, इसलिए खाद्य सुरक्षा सबको मुफ्त अनाज देती है। पिछड़े क्षेत्र का विकास, जैसे बिहार की बात है, पिछड़ा वर्ग क्योंकि कुछ क्षेत्रों में पीछे है, इसलिए हमेशा डिमांड रहा है कि स्पेशल पैकेज दिया जाए, क्योंकि काफी पीछे। इसके लिए क्या हुआ, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस जो है सामाजिक न्याय के साथ समान अवसर के साथ, इसके लिए जो है सरकार ने क्या किया कि 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आकांक्षी जिला का चयन किया था, जिसमें बिहार के 13 जिले आते। 13 जिले में कौन कौन है, कटिहार, बेगूसराय, शेखपुरा, अररिया, खगड़िया, पूर्णिया, औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, मुजफ्फरपुर, नवादा और आपके पास कम से कम अगर आप बीपीएससी का क्वेश्चन लेने जा रहे हैं तो आपके पास ये 13 जिला का बारे में एटलीस्ट मिनिमम नाम तो जरूर पता होगा, 13 जिला कौन है हमारे यहाँ जिसको कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में
रखा गया। फेज जैसे 7 से हम लोग पहले बात कर लिए हैं। हर फेज 1 में क्या था आप ध्यान दीजिएगा, तो हर घर नल का जल, शौचालय निर्माण और बिजली पहुंचाने पर, ये आपके पहले थे। सवाल हो सकता है सीधे यहाँ से भी आ जाए। सेकंड फेज में थोड़ा सा अंतर बढ़ा। क्या हुआ सेकंड फेज? सशक्त महिला, सक्षम महिला और हर खेत को सिंचाई का पानी, ठीक है ना। तो दोनों में बेसिक अंतर जो है सो आप समझ सकते। महिला सिर्फ सशक्ति नहीं है बल्कि सक्षम भी है, और यह वेलफेयर नहीं बल्कि जो है सो सशक्तिकरण का एक नया उदाहरण। जॉबलेस एक आता है, नाम देख रहे हैं, रोजगार विहीन या रोजगारहीन या ग्रीन। रोजगार जॉबलेस ग्रोथ आप उस चीज को कहते हैं जहां पर कि हम देख रहे हैं कि प्रोग्रेस तो हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारा जीडीपी काफी तेजी से बढ़ रहा है। भैया जीडीपी बढ़ रहा है तो जाहिर से लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि विकास तो हो रहा है लेकिन हमारे यहाँ स्टिल काफी लोग बेरोजगार, क्योंकि उनको जॉब नहीं मिलती। तो ऐसे सिचुएशंस को हम लोग कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। खासकर अभी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि एआई आ गया है, जैसे यही चीज का जब कंप्यूटर आया था तो लोग तो यही कह रहा था कि भाई बहुत लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन हुआ तो नहीं, बल्कि काम और काफी बढ़ा है। उसी प्रकार एआई भी आया तो बहुत लोग का नाम ये भी है, एआई आ गया तो बहुत कम एआई से हो जाता है, तो क्या जो बहुत से लोग बेरोजगार है। तो ऐसे सिचुएशन जो है खासकर जो है उसको कहते हैं जॉब, जहाँ जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन उनको काम करने का नहीं। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में चूंकि कृषि पर हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, तो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखा जाता है कि छिपी हिडन हिडन एम्प्लॉयमेंट आपको ज्यादा, क्यों इस चीज को डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट भी, क्यों? इसलिए कि इसका मतलब ये होता है कि एक्चुअली ये काम करने के लिए 2 आदमी सफिशिएंट, लेकिन बाकी लोगों के पास कोई काम नहीं है, इसीलिए जो है सो यहाँ 5 आदमी कर। तो ऐसी जब परिस्थिति हो तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्गस्ट। तो बिहार में इस चीज को दूर करने के लिए स्टार्टअप नीति 2022 आया और मुख्यमंत्री उद्यमी हुए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। इसमें क्या है, युवाओं और महिलाओं को नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख की सहायता दी जाती है, जिसकी सब्सिडी 50% सब्सिडी। इसी प्रकार आता है ग्रीन ग्रोथ, माने कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना अगर विकास हो रहा है तो उसको। आज बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऐसे चलते हैं जहां पर किसमें पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है, जैसे नदियों को जोड़ना, रिवर इंटरलिंक। जब हम नदियों को जोड़ने की बात करते हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि जब भी नदी को एक नदी को दूसरी नदी से जोड़ा जाता है, क्यों जोड़ना है? इसलिए कि एक जगह पानी बहुत ज्यादा जगह पानी बहुत कम रहता है। आज गंगा जल का पानी को जैसे राजगीर पहुंचा है तो जाहिर सी बात है, ये तो उसमें बहुत सारे रास्ते ऐसे पड़ते हैं जहां पर कि क्या होता है कि बहुत सारे पेड़ पौधे सब बहुत काटने उठने पड़ते हैं, तो उस कारण हमारा पर्यावरण डिस्टर्ब हो। तो ये कह रहा है कि तो ग्रीन ग्रोथ को तो सरकार इसमें काफी फोकस रहती है कि हम डेवलप तो करें लेकिन यथासंभव जो है सो हमें मिनिमम में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना। बहुत सा जैसे कैंपा कहता है कि अगर जितना पेड़ कट रहा है उतना उसी हिसाब से पेड़ आपको लगाना। तो दीज आर द सॉल्यूशंस है जिसमें सरकार का फोकस है। एक होता है बैलेंस्ड ग्रोथ। बैलेंस्ड ग्रोथ का मतलब क्या होता है? बैलेंस्ड ग्रोथ का मतलब होता है विकास, हर तरफ विकास। ऐसा नहीं है कि कोई हम एक ही क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास कर और बाकी क्षेत्र में बिल्कुल मेरा पीछे पड़ा हुआ है। तो सभी क्षेत्रों जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, सर्विस हो गया, सभी क्षेत्रों में जो है सो खासकर रूरल और अर्बन सभी क्षेत्रों का विकास। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हमारे यहाँ सड़क बन रहा है, सड़कों में सड़क ही सड़क है और गांव में देखिएगा तो सड़क ही, है ना। पहले आज से आप कुछ दिन पहले की बात कीजिए, 15-20 साल पहले की अगर हम बात करते तो जैसे पटना में बिजली रहती थी, बाकी शहर में जाओ तो 5 घंटा 4 घंटा बिजली। आज स्थिति क्या है, हमारे गांव में भी 18-20 घंटा बिजली रहती है।
तो दैट इज मीन्स कहा जाता है कि दैट इज ए बैलेंस्ड हमारा ग्रोथ हमारा हो रहा है। इसे बहुत सारे चीजों का है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये सब आएगा। जैसे एक तो आता है कि आपका सरकारी पीएम गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बेटर कोऑर्डिनेशन बनाने का। आगे चल के जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे आएंगे तो फिर इस सब पे ज्यादा अच्छा डिस्कस। फाइनेंस कमीशन राज्यों के बीच में धन का जो बंटवारा करता है, जो टैक्स आता है सेंट्रल पार्ट, उसको जब आप टैक्स केंद्र के राज्य के बीच में बांटता है तो वो इस सब चीजों पर ध्यान देता है। भारत में गांव को इंटरनेट से जोड़कर डिजिटल डिवाइड, पता नहीं था तो यार क्या इंटरनेट का शहर में हमें तो है नहीं, आज देख लो तो हर गाँव में इंटरनेट। ये सारे हमारे बैलेंस ग्रुप का एक नमूना। इसी प्रकार सेक्टरल बैलेंस भी होता है। खासकर किसी रोड मैप तैयार किया गया, फोर जो हमारा तैयार किया गया, इसमें मध्यम से प्राथमिक क्षेत्र और इथेनॉल प्रोत्साहन नीति के तहत, जैसे कि आपको पता है कि इथेनॉल का प्रोडक्शन हमारे यहाँ काफी ज्यादा, चूंकि हमारे यहाँ जो है इस पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, हमारे यहाँ सोर्सेज की सब चीज और आगे। इसमें हम लोग बहुत सा देखे बैलेंस ग्रोथ पे, हवा हर घर में आपका नल का जल है। पहले लोगों को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिलता, आज देखिए आप सबको शुद्ध पानी पीना है। हर घर में आपको, हर गली गली में आपको रोड है। रीजनल डिस्पेरिटी हमारे उत्तर बिहार देखिए तो बाढ़ प्रभावित होते हैं, और जबकि साउथ बिहार हमारे सुपर है। तो इस बीच में संतुलन बनाने के लिए इस गंगा जल आपूर्ति योजना शुरू की। सस्टेन ग्रोथ, सतत आर्थिक विकास या सतत विकास की बात। ये सस्टेन ग्रोथ का मतलब होता है कि ऐसा नहीं हो कि हम ऐसा विकास पे बात करें जो आज तो हो जाए लेकिन हमारा भविष्य उससे खतरे में। सतत का मतलब को कंटिन्यूअस मेंटेन रहे, केवल जीडीपी बढ़ाना नहीं बल्कि विकास की ऐसी गति देना जिससे भविष्य की पीढ़ियों को जरूरत के समझौते किए बिना लंबे समय तक बनाए रखे जा सके। दूसरी चीज क्या किया गया, जिससे भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता किए बिना, टर्म याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मान लीजिए कि आज हम कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, आज मान लीजिए कि चलो अभी पानी की बहुत जरूरत है तो और भी लगा, लेकिन अगर आप कंटिन्यू करते रहे तो क्या देखिए पानी कम हो जाए। बहुत सा स्टेट जो है या बहुत सा डिस्ट्रिक्ट हमारा जीरो लेवल पे चला गया, जहाँ पर कि पानी उपलब्ध ही नहीं है। तो ऐसा कोई हम पेड़ आज डेवलप कर पेड़ तो काट दिए, कल के डेट में आने वाली स्थिति क्या हो जाएगी, भयानक हो जाएगी। तो इस ऐसे विकास को जो हमारा भविष्य के लोग की भी चिंता हम कर रहे हैं, मैं भविष्य के लोग को हम ध्यान में रखकर चला, ऐसा नहीं कोई काम कर रहे हैं कि भविष्य चिंतित खतरे में पड़ जाए। तो ऐसे चीजों पे जब हम विकास की बात करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं सतत। इसमें खासकर क्या क्या आते हैं, तो ह्यूमन डेवलपमेंट आते हैं। आपको पता है कि अगर मान लीजिए कि लोग, आज हम पॉपुलेशन में जैसे देख रहे हैं कि हमारा जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड लगभग 64% लोग यहाँ पर क्या है, आपको उस एज में जो काम कर सकते, और अगर उतने लोगों को अगर उसको हम एक कैपिटल के रूप में डेवलप करते तो ह्यूमन कैपिटल कब बन जाएगा, जब ह्यूमन के अंदर इतना स्किल्ड आ जाए तभी तो करेगा। चाहे पढ़ाई के थ्रू हो, चाहे स्किल डेवलप करके हो, चाहे जैसे भी हो। तो जाहिर सी बात है स्किल डेवलप करने से क्या होगा कि हर आदमी जब स्किल रहेगा तो उसके लिए जो है सो काम करना आसान रहेगा। अब जैसे मोटरसाइकिल चलाने आएगा तो आसानी से मोटरसाइकिल चला लेगा, दैट इज स्किल। कंप्यूटर चलाने आएगा तो बहुत सी चीजों को बैठकर आराम से देख लेगा। आज देख लो तो आज हर आदमी लगभग, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा नहीं हो, चाहे गांव का हो चाहे शहर का, चाहे किसी भी जाति का कहीं का हो, सब लोग आज टैबलेट यूज कर रहा है कि नहीं, टैबलेट नहीं तो स्मार्टफोन यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा। कैसे कर रहा है, पहले तो बटन वाला फोन आता था, खाली बात करना था, पहले तो लोग जानते खाली बात करना है। लेकिन आज समझ लो कि आज अगर मोबाइल के आ जाने से, स्मार्टफोन के आ जाने से लोग को इतना स्किल हो गया कि कोई चीज के बारे में ट्रैक से नेट पे जाता आराम से पूछ लेते, उसको बता दिया जाता है। तो कोई चीज के बारे में पहले, हर चीज के बारे में, अच्छा हम कैसे जाएंगे, जैसे मान आप प्लानिंग करो, अरे यार हमको यहाँ से अगर बॉम्बे जाना है, हम कैसे जाएंगे,
पहले तो सोचते थे, पहले किससे पूछे यार, कौन बताएगा। अब क्या आसान है, मोबाइल खोलिए, फटफट फटफट कर दिया आपको। कम ठीक है, एग्जैक्ट नहीं, लेकिन लगभग तो बता ही देता है। तो इसीलिए कहता है कि ह्यूमन कैपिटल जो है सो सबसे ज्यादा। इसी प्रकार होता है बुनियादी ढांचा। आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर में जाइएगा तो आप देखिएगा कि अगर आप 1 रुपया अगर आप खर्च करें इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उससे लगभग 14 रुपया का आपका जीडीपी। अगर रोड या परिवहन या इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सही रहेगा तो आपका जीडीपी ग्रोथ का बहुत तेजी से बढ़ता है। जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होगा, काम करने के लिए जो आवश्यक जो जरूरतें चीजें वो अवेलेबल है। आज सड़क हमारे यहाँ ठीक है। आज हमको पहले यहाँ से अगर सीतामढ़ी जाना होता था तो दिन भर लग जाता था मोटा मोटा। आज कोई कहे कि सीतामढ़ी जाना हो तो मुश्किल से 4 घंटा में जाएगा, फिर वापस चला आएगा, दिन भर में काम करके वापस आ सकता है। तो दैट्स एक डिफरेंस है। इसीलिए कहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट। दूसरा होता है मेरा सेक्टरल स्ट्रक्चरल सुधार। स्ट्रक्चरल सुधार कहने का मतलब ये है कि हम जो है सो आज मान लीजिए काम कर रहे हैं, तो काम करेंगे तो बहुत सारी परेशानियां भी आएगी। जो नहीं कि सभी लोग एक टाइप के होते हैं, बहुत तो परेशानी खड़ा करेगा। तो अगर उनको अगर रिजॉल्व करने का मेरे पास अगर सही अगर समाधान मिल जाए तो काम आसान हो जाता है। इसी के तहत जैसे कि आप देख रहे हैं कि लेबर रिफॉर्म है, श्रम सुधार में बहुत सारे चेंजेस आया है। भाई जो मजदूर काम करो कम सब सही मजदूरी तो। पहले था कि अगर मजदूर को हम नहीं देंगे तुम क्या करो। आज तो कह सकता है कि हम तुमको मजदूरी नहीं देंगे, क्या करो, तुम चला जाएगा कोर्ट में। आज अगर एक कंपनी वाला अगर गलत सामान दे दे तो आपके पास सफिशियंट ग्राउंड है कोर्ट में जाने। तो कहने का सेंस ये है कि जब आप आज के डेट में देखते हैं तो इसलिए कहा जाता है कि जो मेरा सतत विकास जो है वो इन सारी चीजों को लेकर जो है सो लेकर बात करते हैं। समझ रहे हो कि नहीं। तो जरूरी क्या है कि हम लोग जो है सो इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करें। फोकस ही नहीं बल्कि हम लोग इन चीजों पे ऊपर हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण ये सब चीजें ये पता चलता है ना। ये सारे पार्ट है। अब इसमें आप देख लीजिएगा बहुत सारे योजनाएं चली हमारी, जैसे आत्मनिर्भर भारत हो गया, पीएलआई स्कीम हुआ, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन राशि, ताकि भारत जैसे एक ग्लोबल मैन्युफैक्चर हब बन सके। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, बुनियादी ढांचे में 111 लाख करोड़ का निवेश अभी और बढ़ाई है अभी है। पीएम गति शक्ति, इस सब पे हम लोग आगे भी बात करेंगे। तो यहाँ पर जस्ट अभी अभी आपको जस्ट बता दिया जाए कि सारी चीजें। बिहार के संसद ने बात किया तो सतत सस्टेन ग्रोथ रखने के लिए 7वें सेतु और चौथे रोड किसी रोड मैप का फोकस किया गया है। टेक्नोलॉजी ग्रोथ, जैसा कि आपको पता है कि आज के जमाने में जो है टेक्नोलॉजी जो है एक महत्वपूर्ण हथियार बन गया है हमारे कामों को सही। जैसे एग्जाम्पल के लिए बिहार में राशन पहले क्या होता था कि राशन ले जाता था भाई, अंगूठा लगाना पड़ता था, तेल लगाना पड़ता था। हम देंगे मर्जी होगी, देंगे मर्जी होगी, तो क्या भाई नहीं भाई, मेरा राशन तो मुझे चाहिए। जाएंगे ऐसा नहीं कि हम जाएंगे तो आपका देने आपका राशन उठा देंगे, ऐसा नहीं। इसलिए कि अब जो है सो आपको टेक्नोलॉजी का जमाना है, डिजिटली हो गया है। दूसरा पहले क्या था कि अच्छा हमको यहाँ से राशन हम दूसरे चले गए तो राशन कैसे मिलेगा। आजकल जहाँ जाए वहाँ कहीं से आप राशन उठा सकते होंगे। क्या कहेंगे राशन, कितना बड़ा टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है ना। हाँ? बिहार में जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं सब में जो है पहले माना जाता था कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। आज के डेट में देख लीजिए सारी कल्याणकारी योजनाओं की राशि सीधे जा रही है। तो ये सारे हमारे टेक्नोलॉजी एडवांटेज का ही तो फायदा है। ई श्रम, ई माइग्रेशन, हमारे मालूम है कि बहुत से लोग माइग्रेट करते हैं, कोई आता पता नहीं रहता, कोई गया तो आदमी का एक आदमी गया दिल्ली काम करने, यार देखो ना कोई पता नहीं चला कहाँ गया। आज की डेट में सब आपको हर समय सबकी जानकारी है। हमें सरकार छोटे से छोटे चीजों पर भी आजकल फोकस कर रही है। सर्विस डिलीवरी, आरटीआई का आरटीपीएस का देख लीजिए,
हमारा अधिकार है, आपने नहीं दिया तो सीधे केस करेंगे। तो ये सारे सारे चीजें जो है सो आपके डेवलपमेंट का ये पार्ट है। तो यहाँ तक जो आपने देखा, ये बेसिकली एक वो ग्राउंड था जिसके आधार पर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक्चुअली समझ रहे हैं ना, और यही बेस है कंप्लीट चीजों को ठीक। ताकि अब इसके बाद जो है सो हम पढ़ेंगे इसमें कि एक्चुअली डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज हुआ, क्या क्या चीज, जैसे कि आप इसमें कर सकते हैं। इसके बाद जैसे अनएम्प्लॉयमेंट आप कर सकते हैं, बेरोजगारी, हमारा हेल्थ सेक्टर, हमारा हमारा जैसे स्कूल एजुकेशन सिस्टम, और भी बहुत सारा ऐसा जो योजना है सब कर लो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ शुरू से एक समस्या रही है। जैसे मान लीजिए शुरू से लोग रोजगार का जिस काल से काफी परेशानी, इतना डिटेल में नहीं जाना चाहता। फिलहाल यही है कि यहाँ के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम अनएम्प्लॉयड कहें उस स्थिति से है जब कोई व्यक्ति काम करने के लिए इच्छुक हो और उसमें काम करने की क्षमता भी हो, लेकिन उसे प्रचलित मजदूरी दर पर कोई सार्थक काम नहीं। कंडीशन क्या है? काम करने की इच्छा होना, भाई हम तुमको काम दे रहे, चलो काम करो। और दूसरा बात है इसमें काम करने की क्षमता भी होनी चाहिए। अब एक 80 साल के आदमी को काम करने की इच्छा तो है, लेकिन अब उसको कहो कि तुम खेत कोड़ लो तो जाहिर सी बात तो नहीं कोड़ पाएगा, काम करने की क्षमता नहीं है उसको, तो इसलिए उसको इसमें नहीं माना जाए। तो दो चीज, पहला चीज काम करने की इच्छा होनी चाहिए और काम करने की क्षमता होनी चाहिए। और तब उसे अगर जो उसका रेट है सरकार द्वारा जो मिनिमम रेट फिक्स किया गया है उस पर अगर काम नहीं मिल रहा है तो वैसे कंडीशन को मिल गया। तो बेसिकली डिफिनेशन इतना ही, बाकी तो है जैसे पहले बता दिए, काम करने की इच्छा, सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रहा है, पता है ना। अरे आज दिन में घर में बैठा है और काम तो मिले तो निकलोगे तब तो घर में बैठ कर तुम आराम करने से नहीं मिलेगा। कार्य में कुशलता, वो काम करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम होना चाहिए, जैसे बात हुआ अभी, उसे बाजार में प्रचलित मूल्य पर काम न मिलता। तो ये तीन जो कंडीशन जो ऊपर बताया गया है वही तीन कंडीशन इसके मेल। मेजरमेंट क्या है? भारत में बेरोजगारी को नापने के लिए NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस द्वारा, ठीक है, जिसमें कि इसके लिए बेरोजगारी दर का उपयोग होता है। बेरोजगारी दर क्या कहते हैं? बेरोजगारों की संख्या बाकी कल बढ़े कुल श्रमिकों की संख्या संबल में। लेकिन ये बढ़ने के पहले जैसे डेटा पे आने के पहले हम ये जानेंगे कि रोजगार के टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितने तरह, इस पर कोई कोई सवाल पूछते हैं। जैसे पहला होता है फॉर्मल और ऑर्गेनाइज सेक्टर। फॉर्मल और ऑर्गेनाइज सेक्टर वैसे सेक्टर जहां पर कि आपको सारे नियम कानून, पेंशन पेंशन सब चीज 10 से 5 नौकरी होता है, और तो सरकार द्वारा जितने भी सरकारी नौकरी होती है सब चीज आपको आराम से, जो सरकारी नियमों द्वारा विनियम हो या सामाजिक सुरक्षा वगैरह, जैसे BPSC BSS शिक्षकों की नियुक्ति सभी इससे भी। इनफॉर्मल और ऑर्गेनाइज, ये एक ऐसा सेक्टर है, भारत का लगभग 90% कार्यबल जो इसी क्षेत्र में है। जैसे कृषि मजदूर या निर्माण श्रमिक। अनऑर्गेनाइज या इनफॉर्मल सेक्टर वैसे सेक्टर कहा था जहां कोई फिक्स नहीं रहता है कि आपको काम, अब सरकारी नौकरी में तो आप मान लो कि हम जाएंगे तो हमको महीने सैलरी मिलेगी, लेकिन अनऑर्गेनाइज में क्या होगा, आज आप काम करो कल रहेगा कि नहीं रहेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे में जो है तो आपको जो है सो आपको ऐसे को हम लोग कहेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसके लिए सरकार ने ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था की, उसमें भी और असंगठित कार्य शिल्पी समाज सुरक्षा पेंशन योजना होगा उसके लिए अलग से शुरुआत की, खासकर जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं।
बहुत सारे, अब इसमें बहुत सारे पार्ट हो जाते हैं। इवन जैसे आपको चाहे जितने वेंडर है, सब्जी वाले हो, सब सभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, चाहे वो डेली बेस पे कहीं काम कर रहे हो, आज मिल रहा है कल नहीं मिल रहा है, रोजगार, सेल्फ स्वरोजगार। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद रोजगारी करते हैं, जैसे एक सब्जी वाला भी है, उसको भी कह सकते हैं स्वरोजगार भी है। अपना काम वो खुद कर रहा है, उसके लिए किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं। कोई उसको सैलरी, अब काम करेगा तो पैसा मिलेगा, काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। जैसे जीविका भी एक तरह से इसी का सेल्फ रोजगार है। लगभग लगभग बिहार में 1.30 करोड़ लोग जो है अधिक महिलाएं जो है इस माध्यम से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, खुद युवा युवा लोग के लिए 10 लाख रुपया सरकार देने के तैयार, आप काम कीजिए। इसका होता है कैजुअल, आकस्मिक रोजगार। इसमें आपको दैनिक वेतन भोगी भी आते हैं, समझ रहे हैं ना। दैनिक वेतन वेतन भोगी का मतलब क्या हुआ कि आज हमको काम मिल रहा है, कल काम नहीं, कैजुअल वे में। तो इसमें जो है सो कोई भी जो है सो सरकार का जो है सो कोई निश्चित आय नहीं होती। कोई ऐसा, जैसे जितने गवर्नमेंट है सबको जो है सो, या फॉर्मल सेक्टर जो लोग, वो लोग को मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह दी जाती है। तो इन्हीं लोग के लिए आज आयुष्मान भारत वगैरह सारी चीजें आपको करके आई है। कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? ये सरकार और निजी दोनों सेक्टर में काम करता है। जैसे खासकर जो है सो आप कह सकते हैं कि हमने कोई काम करने के लिए कंट्रैक्ट दे दिया। खासकर आजकल देख रहे हैं कि हर जगह आउटसोर्सिंग हो रहा है। जैसे शहर में सफाई करनी है, चलो भाई सफाई जो है हम घर नहीं करें, हम इसके लिए अलग से कंट्रैक्ट दे दिए, आप सफाई। जैसे अस्पताल में सफाई की बात है, तो क्या होता है, आउटसोर्सिंग कर दिया जाता है। अब उस सफाई वाला उसका काम है कि इसको सफाई करता चला। गिग इकोनॉमी जो है, या पार्ट टाइम वर्कर, ये आज के जमाने में काफी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। गिग इकोनॉमी उभरता क्षेत्र, जैसे स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, ओला हो गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म आधार, जैसे कि आप अभी खाना खाने ऑर्डर किए तो जोमेटो से आपको खाना आ गया, स्विगी से खाना आ जाता है। आपको जैसे कैब कैब सिस्टम चल रहा है, तो ये सारे के सारे हम लोग करते हैं पार्ट टाइम जो एम्प्लॉय, उसको गिग एम्प्लॉयमेंट करते हैं। बहुत होता है कि अप्रेंटिस और इंटर्नशिप पे, जैसे मान लीजिए जहाँ पर पढ़ते भी और रोजगार भी, पैसा भी मिलता है, ऐसे ही बहुत सा चीज है। तो इस प्रकार आपने क्या देखा है कि एम्प्लॉयमेंट के कितने तरह के टाइप हैं, ये भी चीज आप देख रहे होंगे। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसलिए कि ये डिफरेंट टाइप के एम्प्लॉयमेंट के बारे में कई कई सवाल पूछे जाते हैं। पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये एक फोर्स सर्वे है जो आपको सांख्यिकी और कार्यक्रम MOSP आई के तहत, जैसे NSS राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय जो है, जो इसका नोडल एजेंसी है, वो आपको सर्वेक्षण करता है। अप्रैल 17 तक ये 5 वर्षीय सर्वेक्षण होता था, इसको चेंज कर दिया गया ताकि डेटा में जल्दी मिल सके। शहरी क्षेत्रों के लिए तिमाही और ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए एनुअल रिपोर्ट जारी करना इसका मेन काम है। इसमें बहुत सारे इसमें आपको मिलेंगे। जैसे अब अगर इसका रिपोर्ट 25-26 के आधार पर जो आंकड़ा किया गया है, जैसे श्रम बल भागीदारी, हमारे यहाँ जैसे लेबर फोर्स हमारा पार्टिसिपेशन हमारा कितना है, पॉपुलेशन में कितने लोग जो है सो लेबर फोर्स में भागीदारी कर रहे हैं। तो बिहार का आंकड़ा लगभग 56.1 है, जबकि भारत में ये आंकड़ा 60.1 है। मान अभी भी हम लोग बिहार से, हम लोग लगभग बिहार जैसे उसके करीब पहुंच रहे हैं भारत के। श्रमिक जनसंख्या अनुपात, हमारे यहाँ रेशियो क्या है, तो वो भी लगभग हमारा देख रहे हैं कि 53.8% है, और भारत का 58.2%। मतलब कि ये कह रहा है क्या, हमारा जो है सो जनसंख्या में एक है कि लेबर श्रमिक भाग, और दूसरा है कि श्रमिक जनसंख्या। श्रमिक जनसंख्या का मतलब होता है क्या, कि कितने लोग हैं और कितने लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ लगभग जो है सो रोजगार सीजन में लगभग 53.8 का मतलब है कि हमारे यहाँ रोजगार की गति तेज है। बेरोजगारी दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कितने कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट, तो बिहार का 9.3 है, और जबकि भारत का 3.2 है। मतलब कि अभी यहाँ पर नेशनल से हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, है ना, हमारे यहाँ थोड़ा ज्यादा है। क्या कुछ पूछना है? ओके सर। थोड़ा सा ज़्यादा बेरोजगारी था। हाँ, हम लोग का थोड़ा ज्यादा बेरोजगारी है।
यस सर। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन और हाँ वर्क पार्टिसिपेशन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, वर्क वर्क पार्टिसिपेशन रेट कहा जाता है कि जनसंख्या के अनुपात को देखा जाता है। जी। हमारे टोटल पॉपुलेशन है, उसमें कितने लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। और लेबर पार्टिसिपेशन रेट ये है कि कितने लोग जो है सो लेबर हैं, जैसे ना वर्किंग स्थिति में है, उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं। ठीक है? उसी प्रकार महिला भागीदारी फीमेल, तो हमारे यहाँ जो है सो 35.53% है और भारत का जबकि 41.7% है। हो गया? ओके। अब इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा आया है अपना पे, जैसे आपका कहने कंप्यूटर के लिए जाइए, बहुत सारे इसमें रिपोर्ट आ जाते हैं। अगर वैसे देखा तो रूरल के लिए अलग है, अर्बन के लिए अलग है, काफ़ी लंबा है। हमें थोड़ा सा पहले इतना हो जाए, नहीं कहेगा तो हम आगे से आपको रिपोर्ट दीजिए, है ना? जैसे है ना, जैसे अर्बन एरिया अबाउट 6.9% मेल वर्कर एंड 9.1% मेल वर्कर इन अर्बन बिहार वेर अर्न। तो ऐसे करके आपको काफ़ी बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण जो है सो ये आपको बताता है कि श्रम, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में, मानव संसाधन विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता के स्तर में हम कहाँ तक आगे बढ़ रहे हैं। इस क्षेत्र में लेबर वगैरह क्षेत्र में हम लोग बिहार तो कुछ कुछ चीज जानने के लायक है। जैसे बिहार की प्रगति क्या रहते हैं, 7 निश्चय 2 के तहत चल रहे हैं हम वाले। सर्वेक्षण के अनुसार युवाओं को रोजगार योग्य बनाने की सबसे बड़ी चीज क्या, इकोनॉमिक सर्वे क्या कह रहा है बिहार का, ये कह रहा है कि जो हमारे बिहार प्रगति 7 निश्चय 2 जो है वो क्या है, युवाओं को रोजगार योग्य से हमारे यहाँ यूथ है वो कैपेबल बने कि रोजगार मिल जाए, इसमें बहुत बड़ा ये रहा है। दूसरा, मेगा स्किल सेंटर, राज्य के प्रत्येक जिले में आधुनिक मेगा स्किल सेंटर था। मेगा स्किल सेंटर का मतलब क्या होता है, तभी तो हम लोगों को स्किल करेंगे। जैसे जैसे लोगों को एआई, रोबोटिक्स, सोलर टेक्नीशियन, बहुत सारे ऐसे तकनीकी कैसे काम, ये सब चीजें जान जाएंगे। जैसे मोबाइल को मोबाइल खराब हो कहाँ बनेगा, जो स्किल है तो बनते ही। तो इसे क्या बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाए। अगर पटना में बाकरगंज जाए तो आपको यहाँ का लोग नजर आ जाएगा, सब लोग रोजगार कर, बल्कि ऐसा अच्छा पैसा भी कमा। तो जरूरी है कि वो तभी वो जब स्किल सीखेंगे। टूल रूम एवं प्रशिक्षण, हर प्रमंडल में टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग एकदम इम्पोर्टेंट है कि टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से आधुनिक टूल रूम बना है जो इंजीनियरिंग और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान। 2 चीज जरूरी है, मेगा स्किल सेंटर हर जिला में खुला हुआ है और टूल रूम प्रशिक्षण केंद्र जो है सो हर प्रमंडल में है, और जिसमें सपोर्ट कौन कर रहा है, तो टाटा टेक। ठीक है, IIT का उन्नयन, सर्वेक्षण के अनुसार राज्य के 149 सरकारी ITI को क्या सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है। पूछ दिया जाएगा कि हमारा सर्वेक्षण के अनुसार अभी जो है सो बिहार में कितने ITI सेंटर ऑफ एक्सेलेंस मतलब क्या कि वहां पर मतलब कितना कैपेबल है वो इंस्टीट्यूट कि लोगों को सही ढंग से डेवलप। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, यह योजना बिहार स्वरोजगार योजना की नींव बन चुकी है। इसके 5 घटक होते हैं, पहला SC ST EBC, महिला, युवा और अल्पसंख्यक, ये चीज ध्यान। ठीक है, उद्यमी योजना मतलब कि ये कौन किसको किसको लाभ दिया जा रहा है, इसमें ये जरूर 10 लाख का सहायता दिया जाता है, जिसमें कि 50,000 रुपया 50% मतलब 5 लाख ग्रांट होता है। शेष 50% जो ब्याज मुक्त ऋण, ध्यान रखिएगा, उसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और युवाओं के लिए मात्र 1% का। तो ये सारे टर्म हैं जिससे सवाल आ सकते हैं कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में जो है कितने का ऋण दिया जाए, उसमें सब्सिडी कितना है, कौन कौन कैटेगरी को दिया जाएगा, तो अभी सर्वेक्षण का अब तक लगभग 30,000 से अधिक नए उद्योगों को इस माध्यम से वित्तीय पोषण। ठीक है, ये डाटा भी जरूरी याद रखें। 30,000 से अधिक नए सूक्ष्म उद्योगों को
के माध्यम से वित्तीय पोषण। तो ये सारे फैक्ट्स आप समझ रहे हैं कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। फैक्ट्स भी इम्पोर्टेंट है और आपको चीज़ें भी, जानकारी भी थोड़ा याद करना पड़ सकता है। जीविका जैसे कि पता है बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट कोट, इसमें सबसे बात है कि श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में इसकी आज जीविका दीदी को गैर कृषि कार्य जैसे सिलाई, अगरबत्ती बनाना, सोलर लाइट अगरबत्ती प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसके कारण बिहार में फीमेल पार्टिसिपेशन रेट 2.8 से बढ़ के कितना हो गया 35.3। आप सोच रहे हैं कि कहाँ से कहाँ बढ़ गया। पहले पहले महिलाएं बेरोजगार होती थी, आज 1.3 30 करोड़ महिलाएं जो है क्या इसमें तो आगे 30 लोगों को तो रोजगार मिल गया कम से कम। तो अंदाज लगा सकते, इसीलिए जो फीमेल पार्टिसिपेशन रेट में सीधे बढ़कर 35.3 पे पहुंच गया है, जो इसी का कोई प्रवासी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कौशल। जैसे आपको मालूम है कि 2000 अनुसार माइग्रेंट लेबर पर विशेष ध्यान, ये माइग्रेंट लेबर एक्चुअली प्रवासी मजदूरों को हम लोग ये ई टर्म स्टार्ट हुआ था, आपको जैसे पता है कोविड साइड से चल रहा है, खासकर जो हमारे यहाँ मजदूरी करने बाहर जाते हैं, अब उनको अचानक किसी किसी काम से लौटना पड़ा। मान लो पहले सूरत में काम, आज फिर अभी न्यूज में क्या आ रहा है, बहुत से लोग सूरत बॉम्बे वगैरह से भाग, ठीक है कोविड टाइप का, लोग कुछ लोग बता रहे हैं कोविड टाइप का नहीं, लेकिन हाँ लेकिन इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि अभी गैस काफी दिक्कत है, इसका लोग खाना बनाओ बहुत से, तो लोगों को भागने पर बहुत लोग को मजबूरी, वो आकर अब वहां तो काम कर रहे थे, यहाँ आकर क्या करेंगे, अब यहाँ का कुछ काम करेंगे चाहिए उनको, तो वैसे इसीलिए जो है सो उसके लिए जो स्किल मैपिंग राज्य में वापस लौट, जैसे हम लोग को पढ़ाया गया था जब हम लोग गाँव में ट्रायल कर, तो उसमें जब खासकर कोविड के समय में जब आया था तो एक पूरा का पूरा मैपिंग किया था, लोगों का डाटा बन, ये आदमी किस क्षेत्र में अच्छा कर सकता, इसी को कहा जाता है कौशल मानचित्र, स्किल मैप। हर आदमी हर काम में सक्षम नहीं होगा, कोई आदमी सिलाई बहुत मजबूत अच्छा काम करता है, कोई आदमी पेंटिंग अच्छा कर ले, तो हर आदमी की स्किल अलग अलग है, तो उसके स्किल के अनुसार जो है सो उसे उसे स्थानीय उद्योग से जोड़ा जा सके, यही यही जो है सो आपको कौशल स्किल मैपिंग का मेन काम। और जो भी बाहर से आए हैं प्रवासी मजदूर उनके लिए इस पर विशेष, खासकर आपको जैसे मालूम है खाने होने के लिए अलग व्यवस्था की गई, इस समय के उनको क्या क्या सीधे जैसे इस श्रम से जोड़ दिया गया है। बिहार के करीब 2.880 करोड़ लोग से अधिक श्रमिक जो इस पोर्टल से जुड़कर यूनिक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, मतलब कि जो लोग इससे जुड़ गया है उन्हें क्या कि एक नंबर दे दिया जाता है, ताकि जो है सो उनका सारा डेटा सब चीज उस पर फिट रहता है और उसके अनुसार व्यवस्था है। ये सारा डाटा देख लीजिए, बिहार सर्वेक्षण कर रहा है ना, ये पूरा का पूरा चैप्टर ही आपको इसी पर कौशल विकास के अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम कार्यकुशल केवाई, जैसे मालूम है 5 से 28 वर्ष के युवाओं को सॉफ्ट स्किल में जैसे क्या होता है, संवाद कौशल, कंप्यूटर साक्षरता या व्यवहारिक कौशल, ये हो सकता है कि सॉफ्ट स्किल का मतलब क्या, सॉफ्ट स्किल का मतलब क्या हुआ, जो आप यही पता है हार्ड वर्क, मजदूर फिजिकल लेबर जहाँ ज्यादा, सॉफ्ट स्किल का मतलब जहाँ पर फिजिकल लेबर कम, मेंटल लेबर ज्यादा, जैसे संवाद कौशल, कंप्यूटर साक्षरता, व्यवहार कौशल, ये सब लाखों युवा बिहार स्टार्टअप नीति जो हम लोग पहले बोल युवा में नवाचार इनोवेशन के लिए जो अभी उद्यमी योजना तक देख रहे हैं। दूसरी बात है कि बेल्ट्रॉन जैसे ही पता है आपको, राष्ट्र सरकार के विभिन्न विभागों तकनीकी श्रम शक्ति की आपूर्ति कर, बेल्ट्रॉन एक ऐसा है जो आप किसी भी जिला में चले जाइए तो वहाँ पर कोई ना कोई आपको बेल्ट्रॉन काम मिल जाए, इसलिए कि पहले क्या होता था कि पहले हर चीज सरकार, जैसे आपको डाटा ऑपरेटर हो गया या कंप्यूटर प्रोग्रामर काम जो कर रहे हैं, तो सारे के सारे तकनीकी जहां भी जरूरत पड़ रहा है वो सारा आपको बेल्ट्रॉन, यहाँ तक कि बहुत बार जो है बेल्ट्रॉन जो फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉयमेंट का भी काम, लोगों को फोर्थ ग्रेड बहुत से डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, बहुत जगह जाएगा तो जैसे जो फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय है वहां भी उसको दिया, बेल्ट्रॉन इसका अग्रणी भूमिका निभा।
मैन पावर बेटर का मेन काम है मैन पावर अप्लाई करना। तो कौन सा मैन पावर? जो आपको तकनीकी रूप से सक्षम हो। खास कर हम लोग बात करते हैं प्रोवर्टी, लोग वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं प्रोवर्टी। तो गरीबी क्या है? गरीबी यह एक ऐसी स्थिति है जिससे व्यक्ति या समुदाय के पास जीवन के न्यूनतम स्तर के लिए वित्तीय संसाधन और आवश्यक वस्तु का एक आदमी को जीने के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड है। अगर उसका अभाव हो जाए तो हम गरीब। आत्मसेन ने क्या किया था, इसको सिर्फ कैपेबिलिटी अप्रोच के नाम जाना तो पूछा हो जाता है कि कैपेबिलिटी अप्रोच किसका दिया हुआ, तो दैट्स मीन आत्मसेन। गरीबी केवल आय की कमी नहीं बल्कि क्षमताओं का अभाव है। ऐसा नहीं कि पैसे नहीं है तो हम उसको मान लेंगे कि आदमी गरीब है, नहीं, उसके साथ साथ उसमें क्षमता का भी अभाव होना चाहिए। वो काम करने में सक्षम नहीं है, वो उसके लिए स्किल नहीं है। तो गरीबी सिर्फ आय का कमी नहीं है बल्कि क्षमताओं के भी अभाव है, डिप्राइवेशन ऑफ कैपेबिलिटी। महत्वपूर्ण यह नहीं कि आपके पास क्या है बल्कि यह है कि आप उन चीजों के लिए क्या कर सकते, यू कैन डू समथिंग और नॉट। दो तरह का होता है, एक एब्सोल्यूट होता है और एक रिलेटिव होता है। तो एब्सोल्यूट का मतलब कि जीवित रहने के लिए बुनियादी जरूरत जैसे पानी, एब्सोल्यूट डेवलपिंग नेशनों में काफी। रिलेटिव का मतलब होता है कि जब हम बाकी लोगों से तुलना करते हैं तो गरीबी का क्या मतलब। जैसे एक अमीर के लिए जो है सो एक मोटरसाइकिल या कार कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन एक गरीब के लिए वही बहुत बड़ी चीज है। तो दैट जब हम कंपेयर की बात करते हैं ना तो वैसे प्रॉपर्टी को हम गरीबी। भारत में गरीबी रेखा का विकास अब समय के अनुसार जो है सो बदला। आज से कुछ 100 साल पहले जाओ तो वहां पर गरीबी रेखा का मापदंड और था। तो वहां पर 2 रुपए चावल मिलता था, 50 पैसे चावल क्या मिलता था, वो सस्ता। आज की डेट में जाओ तो 50-60 रुपए। तो उस समय का आंकड़ा आज तो काम नहीं आएगा, लेकिन एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होना चाहिए ताकि जो आपको पता चले कि कैसे गरीबी का माप किया जाए, कैसे कैसे मेजरमेंट किया। तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने इस काम को किया था। उन्होंने क्या किया कि जेल में रहने वाले कैदियों पर के कॉस्ट ऑफ लिविंग, रहने के लिए जितना कॉस्ट है उस पर उन्होंने सर्वेक्षण किया और उसी के माध्यम से उन्होंने गरीबी रेखा, क्योंकि वहां पर क्या था आपको मालूम है, जैसे हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे तो जो जेल में रहते थे मतलब क्या है, उनको बेयर मिनिमम ही दिया था जितना चाहे कोई जीवित रह सके। अब जेल में रहकर किसी को राजा जैसा सुख तो नहीं मिलेगा ना, उनको दिया जाएगा बेयर मिनिमम। आज बात अलग है, आज सरकार हर चीज पे ध्यान देती है। सजा काट इसका मतलब ये नहीं है कि उसको भूखे मार दे, लेकिन पहले के जमाने में क्या था, उस उन्होंने गरीबी रेखा का वही चित्रण दादा भाई नौरोजी पहले आदमी गरीबी रेखा क्या की थी। इसका आता अलाग कमेटी 1979 का है। इन्होंने कैलोरी के आधार पर गरीबी रेखा की चर्चा की। मतलब एक आदमी को इतना कैलोरी अगर मिल रहा है, किलो कैलोरी मिल रहा है, तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है, गरीबी रेखा से। तेंदुलकर कमेटी 2009, भारत में पहली बार आधिकारिक गरीबी रेखा इसी पर। आज भी हम लोग जो है तेंदुलकर कमेटी को ही हम लोग माना जाता है, समझे ना क्यों। और इसी को आधार मानकर जो है रेखा खींचा गया है, उसी को आधार मानकर स्वास्थ्य और शिक्षा पे खर्च को भी शामिल किया जाता है कि भाई गरीब है तो मान लो एक आदमी बहुत उसको पैसा नहीं है खाने के लिए, तो हम स्वास्थ्य पे कितना खर्च करें ताकि उस आदमी को लाभ मिल सके। ये सारी चीजें वैसे रंगारंजन रिपोर्ट कमेटी ये 2014 में थी। हालांकि इसे गरीबी रेखा को ऊपर उठाया, लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर अपनाया था, इसीलिए जैसे इस पर फोकस नहीं। तेंदुलकर कमेटी पर कई बार सवाल भी पूछ दिए जाते हैं कि व्हाट इज द, तो आपको क्रोनोलॉजी ऑर्डर याद रखना, पहले दादा भाई नौरोजी, अलाग कमेटी, तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन, ठीक है, ये आप कहीं ना कहीं
नवीनतम अगर लेटेस्ट ट्रेंड की हम लोग बात करें, इतना डिटेल नहीं जाना है, तो एक्सट्रीम पॉवर्टी डॉलर में 2.15 प्रति डॉलर जो है आधार पर भारत की अत्यधिक गरीबी जो 11-12 में 12 के 2016 से घटकर आज 2.3 रहती है। 11-12 में हमारे यहाँ गरीबी 16.2 था, आज के डेट में कितना रह गया है? 22-23 का ही रिपोर्ट है। एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी आता है, इसके भी आगे देखेंगे। इसके अनुसार जो है भारत में 29.17% था, जो घट कर 11.28 हो, लगभग 24.82 करोड़ लोग बयामी गरीबी से बाहर आए। वैसे एक रिपोर्ट भी है कि लगभग 171 मिलियन रिपोर्ट लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर, पर अलग उसको बात नहीं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति औसत मासिक खर्च अगर 4,122 है, शहरों में 6,996 मासिक है, इतना खर्च हो रहा है, तो वो हम लोग मानेंगे कि आदमी व्यक्ति से ऊपर है, अदरवाइज नीचे। पॉवर्टी एंड कंसेप्ट डायग्नोसिस क्या है भैया? तो खाद्य गरीबी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिन 2013 में इसी उद्देश्य से रखा गया कि हमारे जितने लोग गरीब हैं वो कम से कम भूखे नहीं मरे, इसको कानूनी अधिकार दे दिया गया, माने कि वो आदमी फाइट कर सकते सभी को। अब हमारे यहाँ खाद्य सुरक्षा प्रदान करना सरकार की नैतिक जिम्मेवारी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपके यहाँ कोई भूखा मर जाएगा तो आपको यूएल पे आंसर क्यों मरा। लगभग 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या जो है सो 81 करोड़ लोग इसमें सम्मिलित है। प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार पीएमकेजेवाई ये स्टार्ट हुआ था, इसको भी एनएफएस से जोड़ दिए 28 तक पिछले बजट में। एक होता है पॉवर्टी माल न्यूट्रिशन साइकिल। पॉवर्टी, अब गरीबी के कारण बहुत सारी समस्या हो सकती है, जैसे अगर इनकम कम होगा, खाना खराब खराब आहार मिलेगा तो सिर्फ हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन होगा तो जाहिर से प्रोडक्टिविटी, किसी को कम खाना मिल रहा है माल न्यूट्रिशन, उतना तो काम नहीं कर पाएगा, और जिसके कारण हमारा प्रोडक्टिविटी कम होगी तो ये पूरा पूरा माल न्यूट्रिशन साइकिल पॉवर्टी का असर जो है ऐसा सिर्फ गरीबी पर पड़ता है, बल्कि उसका पूरा का पूरा असर किस पर पड़ रहा है? पूरे राष्ट्र पर। ठीक है, कुपोषण का भारत को हर साल अपनी जीडीपी का लगभग 1%। कुपोषण होने का मतलब एक आदमी में जितना कैपेसिटी होनी चाहिए वो काफी नीचे अगर काम अपनी कैपेसिटी काफी नीचे है, इसी को लोग कहते हैं गरीबी। अब ये जैसे कि एनएफएस 13 के अनुसार जो है सो अंत्योदय अन्न योजना, ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, तो 2 तरह का चलाया गया था, जैसे कि आपको पीएचएच और अंत्योदय योजना। अंत्योदय योजना जैसे कि एसईसी का डाटा जो था उसमें देखा गया था कि जो सबसे गरीब है 6 तक आते थे उसको अंत्योदय योजना, उसके ऊपर जो है सब लोग पीएचएच थे उनको, तो जो अंत्योदय योजना था उनको 35 किलो दिया था, और जो अभी जो है पीएचएच होल्डर जो है उनको जो है सो पैसा देगा प्रति किलो 5 किलो प्रति व्यक्ति दिया जाता था, लेकिन वो पैसा, ठीक है आज के डेट में, ठीक है सभी को जो है सो इनको तो 35 किलो मिल ही रहा है, अंत्योदय योजना वालों को मिल रहा है, उसके साथ साथ जो पीएचएच होल्डर है उन सबको जो है मुफ्त अनाज। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू किया था, उसको भी समाहित कर दिया गया। अब लाभार्थी को 3 रुपये या 2 रुपया 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हें अब मुफ्त अनाज। बिहार में एनएफएस कवरेज राष्ट्रीय औसत से अधिक, यहाँ लगभग 8.71 करोड़ लाभार्थियों की संख्या कितनी है याद रखिएगा। फोर्टिफाइड राइस, इससे क्या होता है? एनीमिया को कम करने के लिए बिहार के सभी 38 जिलों में पेयजल के माध्यम से फोर्टिफाइड राइस, आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी का वितरण किया। ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड से बात नहीं गया।
अब ये सब मेन जो स्कीम है, जैसे आपको मनरेगा आ गया, फिर बात हो चुकी है पीएम जो आवास योजना हो गया, स्मार्ट पीडीएस हो गया, जो बायोमेट्रिक्स होता है, वन नेशन वन कार्ड, सारे सारे पॉलिटिक बन सकते हैं। ये हम लोग आगे भी देखेंगे। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लाइन क्या, बिहार का 33.7%, भारत का 11.2%, पीपुल एस्केप फ्रॉम पॉवर्टी 3.77 करोड़, क्योंकि भारत में जो है सो आपको 24.8 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर आए। एक्सट्रीम पॉवर्टी पॉवर्टी लगभग जो है सो 2.9, ये -9 नहीं बल्कि जैसे निगेटिव अप्रोक्सीमेट होगा, लगभग 2.9%, 8%। ठीक है, वही चीज पहले भी डिस्कस हो चुकी है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार क्या है, रूरल में जो औसत जो है हमारा क्या है बिहार में 4.4122 रुपये है, और अर्बन बिहार में 6,996। ठीक है, जो राष्ट्रीय औसत के समान, इससे वो हो चुका है, ज्यादा है। बिहार में लगभग 85% ग्रामीण और 75% शहरी जनसंख्या को NFSA में राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत, ठीक है, 8.71 करोड़ लाभार्थी है। और उसी को है कैसे जोड़ा गया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, क्लाइमेट चेंज है, एग्रीकल्चर मैप किया गया, मुख्यमंत्री कल्याण उत्थान योजना जैसे नीति आयोग के अनुसार जैसे बिहार गरीबी कम करने के मामले में बिहार उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान, मतलब हमारे यहाँ कितना तेजी से गरीबी कम हो सकता है। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। इसमें जीविका इम्पैक्ट का सबसे बड़ा रोल है। 10 लाख जीविका सेल्फ हेल्प, डिजिटल पीडीएस से तो ठीक है ना? यहाँ तक आपका मतलब कि ये समझ कि ये है काफी लगभग हाफ पे। अब इस चैप्टर के बाद जो है एक चैप्टर और हम लोग करेंगे, एक पार्ट और करेंगे, तो आपका एकदम, क्योंकि है ये टफ तो है, थोड़ा ज्यादा है थोड़ा सा।